ध्रुव अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहा था। वही अहाना तो अब भी घोड़ा बेचकर सोई थी। वही जय के दिमाग में बस आदित्य और वैभव का बात चल रहा था। तो आखिर में वो किसी को बिना बताए मेंशन से निकल जाता है। वही आदित्य जय को ढूंढ रहा था पर उसे जय कहीं नजर नहीं आया तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक सर्वेंट आता दिखा तो आदित्य उसे रोक कहता है, ध्रुव का एक नया दोस्त आया था, तुम उसे कहीं देखे हो? इस सवाल को सुन सर्वेंट झट से कहता है, यस सर, वो तो मेंशन से बाहर चला गया है। इस बात को सुन आदित्य सर्वेंट से आगे कुछ ना कह मेंशन से बाहर जाने लगता है। तभी रियांश आदित्य को इतनी जल्दी में जाता देख सोच रहा था इसे हुआ क्या है। वही आदित्य जल्दी में बाहर जा अपनी कार में बैठकर स्टार्ट कर रफ्तार से कार आगे बढ़ा देता है। पर कुछ दूरी जाते ही उसे जय जाता हुआ नजर आता है तो वो अपने कार के स्पीड को धीमा कर देता है और कार जय के पास ले जा अपने कार के विंडो को नीचे करते हुए उसका नाम लेता है, जय। पर जय बस चले जा रहा था अपने चेहरे को झुकाए। जय को ना रुकता देख आदित्य गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जय भूलो मत, ऑर्फनेज अब भी मेरा है। आदित्य के इस बात को सुन जय के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो अपने चेहरे को उठा आदित्य के तरफ देखता है। जय की आंखों से आंसू बहते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके आंखों से बहते आंसू को देख आदित्य के दिल में अजीब से जज्बात भरने लगते हैं। आदित्य को आज पहली बार किसी के आंसू से फर्क पड़ रहा था। पर वो अपने कार को रोक अपने चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन बनाए रखे कहता है, कार के अंदर बैठो। आदित्य के ऑर्डर को सुन जय कार के अंदर जा बैठ जाता है। जय के कार के अंदर बैठते ही आदित्य कार स्टार्ट करते हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, मुझसे इजाजत लिए बिना तुम जा कैसे सकते हो? जब जय आदित्य के बातों को सुनता है तो जय अपने आंसू पोंछ अपने मन में ही कहता है, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे शुरू से पता है आदित्य के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, उनमें से एक ही हूँ जो आदित्य को बस सेटिस्फाई करने के लिए है। जय अपने मन में इतना सोचने के बाद अपने धीमे आवाज में कहता है, मुझे पता है मैं बस एक स्लेव हूँ आपके लिए, पर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मेरे बारे में गलत सोचे। अपनी बात कहते हुए जय के आंखों से आंसू गिरने लगता है और वो रोते हुए ही आगे कहता है, मैं ये सब बस अपने लोगों को सेफ और खुश रखने के लिए कर रहा हूँ। अगर वहाँ किसी को गलती से भी पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज आप मेरे साथ बाहर ऐसा ट्रीट मत करिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप मुझे अकेले जो करने बोलेंगे मैं करूँगा, पर मैं किसी के सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ। सॉरी, प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा। वो आगे कुछ और कहता कि तभी आदित्य कार को रोक देता है। ब्रेक लगने से जय का बोलना भी बंद हो जाता है और वो अपने चेहरे को मोड़ घबराते हुए अपने नजरों को उठा आदित्य के तरफ देखता है। जय को लगा था आदित्य उसके बातों को सुन बहुत गुस्से में आ गया होगा, पर आदित्य के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जिससे समझना बहुत मुश्किल था आदित्य के अंदर क्या चल रहा होगा। तभी आदित्य अपने शीट बेल्ट को खोल जय के करीब जाता है तो जय डर के कारण अपने आंखों को कसके बंद कर लेता है। उसे लगा आदित्य उसे मारेगा, इसलिए वो अपने आंखों को कसके बंद कर लिया था। पर आदित्य उसके करीब आ अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख प्यार से उसके आंखों से बहते आंसू को पोंछता है तो जय की आंखें खोल जाती है और वो आदित्य के तरफ देखता है। तभी आदित्य उसके आंखों में देखते हुए कहता है, रोना बंद करो और जो आज हुआ उसे भूल जाओ। मेरा किसी के सामने तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का कोई इरादा नहीं है कभी भी। वो तो वैभव उस वक्त आ गया और वो इडियट है, वो बस बकवास करता रहता, इसलिए मैं उसके सामने वो कह दिया। नहीं तो तुम मेरे लिए उन लड़कियों जैसा नहीं हो, अगर होते तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखता। आदित्य के बातों को सुन जय का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर उसे पता था वो जितना आदित्य के लिए फील करेगा उसे उतना ही फ्यूचर में तकलीफ मिलेगा, पर वो अपने आप को आदित्य में डूबने से रोक ही नहीं पा रहा था। आदित्य ने भले उसके मजबूरी का फायदा उठाया है पर कभी उसे तकलीफ नहीं दिया, बल्कि उसे वो सब दिया है जिसके बारे में जय कभी नहीं सोच सकता था। जय आदित्य के आंखों में हिचकिचाते हुए सवाल करता है, मैं अगर उन लड़कियों की तरह आपके लाइफ में नहीं हूँ तो क्या हूँ? जय के सवाल को सुन आदित्य कुछ पल तक उसके आंखों में देखता है, फिर अपने हाथ पीछे कर कहता है, मुझे नहीं पता, पर अपने दिमाग में प्यार जैसा ख्याल लाने का जरूरत नहीं है।
इतना कहने के बाद वो कार स्टार्ट कर देता है। वही जय आदित्य को ही बस देखते रहता है कुछ वक्त तक, फिर कह पड़ता है, डोंट वरी, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगा। इस बात को सुन आदित्य के हाथ कार स्टीयरिंग पर मजबूत हो जाते हैं। तभी आदित्य गुस्से में सवाल करता है, क्यों, किसी और से प्यार करते हो क्या? इस सवाल को सुन जय आदित्य के तरफ देखता है, फिर अपने चेहरे को फेर कहता है, आपको इससे क्या, मैं किसी से प्यार भी करूं तो? ऐसा जवाब सुन आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगता है और नशे में कहे जय के बातों को याद करने लगता है। फिर अपनी कार को रोक कहता है, यहाँ से ऑटो लेकर चले जाओ मुझे। इससे आगे आदित्य अपने बात को भी पूरा नहीं किया था, पर जय कार से बाहर निकल जाता है। ये देख गुस्से में आदित्य कार स्टीयरिंग पर अपने हाथ मार कार स्टार्ट कर और रफ्तार से आगे बढ़ा चिल्लाकर कहता है, जिससे भी तुम प्यार करते हो मैं उसकी जिंदगी हेल बना दूंगा। वही जय को याद आता है उसके पास पैसे नहीं है तो वो पैदल चलने लगता है। कुछ दूरी वो पैदल चला ही था कि तभी उसके पास एक कार आ रुकता है और वो अपने कार के विंडो को नीचे कर जय का नाम लेता है, जय। तो जय अपने चेहरे को मोड़ देखता है। उस शख्स को देख जय के चेहरे पर हैरानी साथ ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही दूसरी तरफ जब आदित्य कुछ दूरी आ जाता है तभी उसे याद आता है कि जय के पास पैसे नहीं है और मेंशन काफी दूर है। ये याद आते ही वो अपनी कार को घुमा देता है और वहां जाता है तो देखता है जय किसी के कार के अंदर जा बैठा है और जय के बैठते ही कार रफ्तार से वहां से निकल गया। आदित्य गुस्से में उस कार की तरफ देख कार स्टार्ट कर उस कार के पीछे जाना चाहा, पर तभी उसका फोन बजा। कॉल आई डी पर नाम देखने के बाद आदित्य कॉल उठा। बात करने के बाद वो वहां से निकल गया। कुछ वक्त के बाद कार ऑर्फनेज के पास जा रुका, फिर दोनों कार से बाहर निकल ऑर्फनेज के अंदर साथ जाने लगे। वही आदित्य अपने मेंशन पहुंच गुस्से में मेंशन के अंदर जाने लगा तो सारे गार्ड्स आदित्य को इतने गुस्से में देख डर से कांपने लगे। वही आदित्य अंदर आ सोफे पर उसे एक बूढ़े आदमी और दूसरे तरफ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई नजर आई तो आदित्य गुस्से में अंदर जा उस लड़की को इग्नोर करते हुए बूढ़े आदमी से कहा, लगता है बूढ़े होने के बाद आपकी सेंसस काम करना बंद कर गई है। आदित्य क्या कह रहा था लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लड़की फॉरेनर थी। वो बस आदित्य के तरफ देखे जा रही थी। वही बूढ़ा आदमी जो आदित्य का दादा था वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब बुढ़ापे में सेंसस काम करना तो बंद ही कर देता है, पर तुम्हारे सेंस को क्या हुआ है? तुम एक लड़के के साथ रिलेशन में कैसे रह सकते हो? बूढ़ा आदमी को पता चल गया था आदित्य अपने साथ एक लड़के को अपने रूम में ही रखा है। ये जान बूढ़ा आदमी हैरान था। आज तक आदित्य कई लड़कियों के साथ रात बिताया है पर किसी को भी वो अपने साथ नहीं रखा था और अब एक लड़के को अपने साथ रख रहा है। ये जान बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था, पर आदित्य के सामने गुस्सा दिखाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो शांति से ही अपना काम बस निकलवाना चाहता था। बूढ़े आदमी के बात को सुन आदित्य अपने कोल्ड नज़र से उसे देखते हुए कहता है, मैं उसके साथ किसी भी तरीके के रिलेशन में नहीं हूँ, बस मुझे कुछ नया ट्राई करने का मन किया तो मैं कर रहा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? आदित्य जय के लिए थोड़ा भी अफेक्शन बूढ़े आदमी के सामने शो नहीं करना चाहता था, नहीं तो अंजाम क्या होगा ये आदित्य को अच्छे से पता था। बूढ़े आदमी को भी ये पता था आदित्य अपना सारा इमोशन अच्छे से छिपाना जानता है। बूढ़ा आदमी खड़ा हो आदित्य के पास जा बोला, ऐसा है तो ठीक है, लीजा के साथ अच्छे संबंध बनाओ, मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए। इस बात को सुन आदित्य अपने कठोर आवाज में कहता है, मुझे किसी के साथ कोई भी रिश्ते में नहीं बंधना है। इस बात को सुन बूढ़ा आदमी कहता है, बंधने कौन बोल रहा है, बस शादी करो और बच्चे, फिर लीजा फौरन में रहेगी और तुम यहाँ, तुम्हें जो करना वो करो। तुम्हें बच्चा होने के बाद अपनी वाइफ से नहीं मिलना तो मत मिलना, मैं बाद में सब देख लूंगा। बूढ़े आदमी के बात को सुन आदित्य गुस्से में अपने हाथ के मुट्ठी को बांध लेता है। वही लीजा बस इंतजार कर रही थी आदित्य उसके तरफ देखेगा। तभी बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए लीजा से कहता है, लीजा योर टॉक टू आदित्य, आई लीव। आए इतना कहने के बाद वो चला गया। वही आदित्य लीजा की तरफ अपने ठंडे नज़र से देखा। वही लीजा आज तक आदित्य को इसी रिएक्शन के साथ देखते आई है, इसलिए उसे आदित्य के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वो खड़ी हो आदित्य के पास आती है और सीधा उसके गले से लग जाती है। आदित्य उसे खुद से दूर कर कहता है, लीसा, यू नो वॉट टाइप ऑफ पर्सन आई एम, देन वाई डू यू वॉन्ट टू मैरी मी। आदित्य के बातों को सुन लीजा अपने होंठों पर हल्की मुस्कान ला कहती है, बिकॉज आई लव यू सो मच। इस बात को सुन आदित्य इरिटेशन फील कर रहा था। वो लीजा के बाजू को कसके पकड़ अपने ठंडे आवाज में बोला, बट आई डोंट लव यू लीसा। इस बात को सुन लीजा मुस्कुराते हुए बोली, आई नो दैट एंड इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल, बिकॉज इफ यू डोंट लव मी यू डोंट लव एनीवन एल्स आइदर। ये जवाब लीजा के जुबान से सुन आदित्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, ऊपर से आदित्य के दिमाग में अब भी यही घूम रहा था, जय किस लड़के के साथ कहाँ गया है। आदित्य ने अपने असिस्टेंट को पता लगाने को कह किया था, पर अब तक उसका असिस्टेंट कॉल नहीं किया था। आदित्य को कुछ नहीं कहता देख लीजा कहती है, What happened आदित्य, are you in love with someone? इस सवाल को सुन आदित्य लीजा को अपने वही भावहीन और ठंडे नज़र से देखता है, फिर कह पड़ता है, नो। इस जवाब को सुन लीजा झट से आदित्य के हाथ को पकड़ मुस्कुराते हुए कहती है, देन मैरी मी। इस बात को सुन आदित्य लीजा से कह पड़ता है, आई एम अ वेरी शेमलेस मैन। इवन इफ यू मैरी मी, आई विल नेवर चेंज, बिकॉज आई कांट स्टे लॉयल टू जस्ट वन वुमन। इफ यू मैरी मी, you'll only regret it. So think carefully, that old man is choosing you only to give an heir to this family. You will never find any happiness with me. You'll just end up being the mother of a child. आदित्य के बातों को सुन लीजा एक पल के लिए खामोश हो जाती है, फिर कह पड़ती है, आदित्य। पर इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी आदित्य का फोन बजता है तो लीजा रुक जाती है। वही आदित्य अपना फोन निकाल अपने असिस्टेंट का कॉल आता देखता है, तो आदित्य लीजा से दूर हो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, हाँ बोलो। तभी असिस्टेंट उसे बता देता है, जय कहाँ गया है और किसके साथ गया है। सब जान आदित्य गुस्से में कॉल कट कर अपने मन में कहता है, जय क्या तुम सच में इस लड़के को पसंद करते हो? क्या तुम शुरू से बस लड़कों में ही इंटरेस्टेड थे? आदित्य अपने ख्यालों में खोया था। तभी लीजा अपने हाथ को आदित्य के हाथ में रखी तो आदित्य उससे दूर हो बोला, आई हैव सम वर्क टू डू, इफ यू वॉन्ट टू स्टे हियर एंड रेस्ट देन यू कैन डू दैट। अपनी बात को कहने के बाद आदित्य वहां से जाने लगता है तो लीजा बस उसे जाता देख अपने मन में कहती है, हैज आदित्य फॉलन इन लव विद समवन। खुद में इतना कह लीजा के चेहरे पर उदासी छा गया था। वही दूसरी तरफ जय आर्फिनेज के बच्चों और उसी लड़के के साथ नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करने के बाद जय और वो लड़का साथ बैठा था। जय को हमेशा से वो बहुत पसंद था, पर आज उसे उसके साथ बहुत नॉर्मल फील हो रहा था, जैसे उसे दोस्तों के साथ रहकर फील होता था। वो लड़का जिसका नाम आर्यन था, वो जय की तरफ देख अपना हाथ आगे किया तो जय उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से देखा। तभी आर्यन उसके माथे पर अटके पत्ते को हटा बोला, क्या तुमने मुझे मिस किया? आर्यन के सवाल को सुन जय उसके तरफ देखा। जब आर्यन यहाँ से गया था तब जय ने उसे बहुत मिस किया था, पर फिर काम पड़ाए और आदित्य के आने के बाद वो पूरी तरीके से आर्यन को भूल गया था। जय को कोई जवाब ना देता देख आर्यन के चेहरे पर हल्का निराशा छा गया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, मुझे लगा तुम भी मुझे बहुत मिस करते होगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुन जय कह पड़ता है, मैं भी करता था। ये जान आर्यन झट से उसके हाथ को थाम अपने चमकती आंखों से जय के तरफ देखते हुए कहता है, सच में? तो जय बस मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। तभी दोनों को कदमों की आवाज सुनाई देती है तो दोनों अपने चेहरे को उठा उस तरफ देखते हैं। आर्यन अब भी जय के हाथों को थामा हुआ था। जब जय आदित्य को आता देखता है तो जय थोड़ा घबरा जाता है। वहीं आदित्य जब आर्यन के हाथ में अपने जय का हाथ देखता है तो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। वही आर्यन आदित्य को बहुत अच्छे से जानता था, जानता भी कैसे नहीं, आदित्य बिजनेस वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में से एक था। जय को कोई जवाब ना देता देख आर्यन के चेहरे पर हल्का निराशा छा गया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, मुझे लगा तुम भी मुझे बहुत मिस करते होगे। इस बात को सुन जय कह पड़ता है, मैं भी करता था। ये जान आर्यन झट से उसके हाथ को थाम अपने चमकती आंखों से जय के तरफ देखते हुए कहता है, सच में? तो जय बस मुस्कुराकर अपने सिर को हाँ में हिला देता है।
तभी दोनों को कदमों की आवाज सुनाई देती है तो दोनों अपने चेहरे को उठा उस तरफ देखते हैं। आर्यन अब भी जय के हाथों को थामा हुआ था। जब जय आदित्य को आता देखता है तो जय थोड़ा घबरा जाता है। वही आदित्य जब आर्यन के हाथ में अपने जय का हाथ देखता है तो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। वही आर्यन आदित्य को बहुत अच्छे से जानता था, जानता भी कैसे नहीं, आदित्य बिजनेस वर्ल्ड के टॉप लिस्ट में से एक था। आदित्य दोनों के पास आ खड़ा होता है तो जय झट से अपने हाथ को आर्यन के हाथ से हटा लेता है। जय का ऐसा करना आर्यन को कुछ समझ नहीं आता है। वो जय की तरफ देखता है जो आदित्य को ही अपने घबराए नज़र से देख रहा था। वही आर्यन ये देख खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर दीवान। आर्यन के आवाज को सुन आदित्य अपनी नजरें जय से हटा आर्यन के बेज हाथों की तरफ देखता है, पर वो उससे हाथ ना मिला। जय का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने को था। ये देख आर्यन भी जय के हाथ को पकड़ लेता है तो आदित्य आर्यन की तरफ घूर कर देखता है। तभी आर्यन आदित्य के आंखों में देखते हुए ही कह पड़ता है, आप जय को कहाँ ले जा रहे हो और क्यों? जय नहीं चाहता था आर्यन को कुछ भी पता चले तो जय झट से आदित्य के हाथ से अपना हाथ छुड़ा जय की तरफ देखता है। जय के ऐसा करने से आदित्य जय की तरफ अपने कठोर नज़र से देखता है। फिर आर्यन के सवाल पर कोई ध्यान ना दे जय का हाथ वापस पकड़ उसे अपने तरफ खींच लेता है तो आर्यन का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है और जय सीधा आदित्य के बाहों में चला जाता है। वही आदित्य जय को अपने बाहों में थामे हुए ही आर्यन की तरफ अपने कठोर नज़रों से देख कहता है, दूर रहना इससे, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो जय को अपने साथ ले जाने को था, पर तभी जय उससे खुद को आज़ाद करते हुए गुस्से में कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आर्यन मेरा दोस्त है। वही आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। वही जय आर्यन के लिए खुद को उससे दूर कर रहा। ये देख गुस्से में आदित्य जय के तरफ देख कहता है, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, चाहते हो कि मैं। इतना कह वो खामोश हो बस अपने कठोर नज़रों से जय को देखता है। तभी आर्यन अपने शांत और जय के लिए परवाह से भरी आवाज में जय की तरफ देख सवाल करता है, आखिर बात क्या है जय? आदित्य का बात और आर्यन का सवाल सुन जय को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर उसके लिए सबसे अधिक जरूरी कुछ है तो वो है उसका ऑर्फनेज। वो आर्यन के तरफ अपने उदासी से भरे नज़र से देख कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कह आदित्य के तरफ देख कहता है, चलिए। आर्यन जय को रोकना चाहता था और अभी ही जवाब चाहता था, पर जय के चेहरे पर आए उदासी को देख आर्यन समझ गया था जरूर कोई ऐसी बात है जो जय बता नहीं सकता है। पर आदित्य का ऐसे जय पर हक जताना आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर जय के लिए वो बस शांत था। वही आदित्य के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, पर इस बात से उसे चिढ़ महसूस हो रहा था कि जय उससे बाद में मिलने की बात कर रहा है। पर अभी के लिए उसे छोड़ आदित्य को चुना, इससे आदित्य खुश था। वो जय को अपने साथ ले जाने लगता है। वही जय आदित्य के साथ चलते हुए पीछे मुड़ आर्यन की तरफ देखता है तो आदित्य को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके हाथ को थोड़ा मजबूती से पकड़ अपने कठोर नज़रों से जय की तरफ देखता है तो जय भी अपनी नज़रें आगे कर आदित्य के तरफ करता है। आदित्य को गुस्से में देख जय कह पड़ता है, आखिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? जय के सवाल को सुन आदित्य अपने चेहरे को फेर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। वही ऑर्फनेज के बच्चे और मैडम भी आदित्य को जय को ले जाते हुए देख रही थी। वही आदित्य जय को अपने कार के पास ला कार का दरवाजा खोल देता है तो जय कार के अंदर जा बैठ अपने मन में कहता है, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे, खासकर आर्यन और आदित्य सर यहाँ क्यों आए हैं और इन्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है। जय अपने मन ही मन खुद से बातें किए जा रहा था। वही आदित्य भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। कार में बिल्कुल खामोशी थी। जय आदित्य के तरफ देखा, वो सवाल करना चाहता था, पर उसे पता था उसके सवाल का आदित्य कोई जवाब नहीं देगा। ऊपर से आज सुबह की तरह वो उसे कार से बाहर भी निकाल सकता है, पर ये सब आदित्य करेगा तो भी जय को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे आदित्य के गुस्से से बहुत डर लगता है। वो आदित्य के तरफ देखा, पर सवाल ना कर वो अपने चेहरे को मोड़ लिया। आदित्य भी जय के हरकतों को नोटिस कर रहा होता है और उसे पता था जय क्या सवाल करेगा, इसलिए वो भी खामोश रहता है। बस
पर तभी जय अपने हाथों की मुट्ठी बांध अपने मन में कहता है, चाहे ये गुस्सा हो या ना हो, मैं और शांत नहीं रह सकता। अपने मन में इतना कह जय अपने सिर को झुका ही कहा, क्यों आप वहाँ ये सब किए? आपका और मेरा रिलेशन बस इतना ही है कि मैं आपके फिजिकल नीड्स को पूरा करता हूँ और इसके बदले आप मेरे आर्फनेज को बेचे नहीं, साथ ही आर्फनेज के बच्चे और मेरे ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, पर आपका कोई राइट्स नहीं बनता। मैं जब अपने दोस्तों के साथ रहूं तो आप आकर ये सब करे। जय का ये बात सुन आदित्य अपने कार का ब्रेक लगाता है तो जय घबरा जाता है। उसे पता था आदित्य बहुत गुस्से में होगा। वही आदित्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर जब जय की तरफ देखा और उसके चेहरे पर डर देख आदित्य उसके करीब गया तो जय डर से अपनी आंखों बंद कर लिया। तभी आदित्य उसके करीब जा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को अपने तरफ किया, पर आदित्य अब भी अपने आंखों को कसके बंद किया हुआ था। तभी आदित्य उसके होंठों के करीब जा उसे किस करना चाहता था, पर जो कुछ जय ने अभी कहा था उसे याद कर उसे किस ना कर अपने कठोर आवाज में कहता है, ठीक है, मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा, पर तुम्हें उस लड़के को बताना होगा तुम्हारा मेरे साथ कैसा रिलेशन है। इस बात को सुनते ही जय की बंद आंखें खुल जाती है और वो अपने बड़े बड़े हैरानी से भरी नज़र के साथ आदित्य को देखता है तो आदित्य के होंठों पर सार्कास्टिक मुस्कान आ जाती है और प्यार से उसके गालों पर अपने हाथ को फेरते हुए अपने ठंडे आवाज में ही कहता है, जय, एक बात कान खोल कर सुन लो, हम दोनों जैसे भी रिलेशन में हो, तुम्हें अपने लाइफ में तब तक किसी और को नहीं लाना है जब तक मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ। ओक किटी। आदित्य की बातें सुन जय के आंखों में आंसू भर गया। वो आगे कुछ ना कह बस खामोश हो अपने चेहरे को फेर लिया। ये देख आदित्य को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर ऑलरेडी आज वो जय पर बहुत गुस्सा कर लिया था और वो गुस्सा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो एक गहरी सांस भरते हुए ड्राइविंग सीट पर जा अच्छे से बैठ कार वापस स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जब अहाना का नींद खुलता है तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस होता है। वो अपने सिर को पकड़े बैठती है, तभी द्रव कह पड़ता है, ये लो इसे पी लो। द्रव की आवाज को सुन अहाना हैरानी से उसके तरफ देखती है, फिर चिल्ला पड़ती है, तुम। तो द्रव उसके मुंह पर हाथ रख कह पड़ता है, यार धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रही हो। तभी द्रव को रात की बात याद आती है और द्रव झट से अपने हाथ को पीछे कर अपने मन में कहता है, क्या इसे सब याद है। वही अहाना द्रव के हाथ से ले पीने लगती है। अहाना को नॉर्मल एक्ट करता देख द्रव को जान में जान आता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था उसे कुछ याद नहीं होगा। वही दूसरी तरफ वैभव एक पार्क में पेड़ों के नीचे लगे बेंच में बैठा था। तभी दिशा वहां आती है। दिशा को देख वैभव अपने सामने हाथ को बेंच पर थपथपाते हुए उसे बैठने का इशारा करता है तो दिशा जा बैठ जाती है। सुबह का मौसम था, साथ ही मौसम बारिश का किया हुआ था, इसलिए हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। दिशा उसके बगल में जा बैठ जाती है तो वैभव बस उसकी तरफ देखने लगता है। हवाओं के कारण बार बार उसके बाल की लाटें उसके चेहरे पर आ उसे परेशान कर रहे थे, पर बार बार वो अपने बालों को संवारते हुए वैभव से कहती है, मैं चाहती हूँ आज ही हम कोर्ट जाकर शादी कर ले। जो लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी वो अब कह रही है, आज ही शादी कर लेते हैं। ये सुन वैभव उसके तरफ देख सवाल करता है, पर क्यों, तुम तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती थी और अब अचानक से तुम्हें आज ही शादी करना है, इन सब के पीछे तुम्हारा रीजन क्या है। वैभव के सवाल को सुन दिशा हिचकिचाते हुए कहती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड के साथ सारे बिजनेस डील खत्म कर दो और अगर तुम ऐसा कर दिए तो वो पक्का मुझे तुम्हें ऐसा ना करने के लिए फोर्स करेंगे, इसलिए मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वैभव को उस परिवार से बिजनेस डील करने में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो आज तक बस अपने दादाजी की वजह से करता आया था और अब वो ये नया प्रोजेक्ट बस अपनी होने वाली वाइफ के लिए कर रहा था। पर वैभव को समझ नहीं आ रहा था, दिशा उनकी ही बेटी थी फिर भी ऐसा क्यों चाहती है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके चेहरे को छूता, इससे पहले वो घबराकर पीछे हो गई थी। दिशा के ऐसा करने से वैभव उसके तरफ अपने ठंडे नज़र से देखते हुए अपने हाथ को नीचे कर कहता है, आखिर मैं तुम्हारे कहने पर ऐसा क्यों करूं, मुझसे शादी करना चाहती हो पर मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूं। वैभव के बातों को सुन दिशा अपने नज़रों को झुका लेती है
और उसके हाथ उसके कपड़े पर मजबूत हो रहे थे और वैभव बस दिशा को देखे जा रहा था। वही दिशा बिना अपना सिर उठाए अपने धीमे आवाज में कहती है, आप मुझे शादी के बाद छू सकते हैं। इस बात को सुन वैभव के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो दिशा की तरफ अपने सरकास्टिक स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, मतलब आज रात में तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर छू सकता हूँ। तो दिशा अपने नजरों को झुकाए ही अपने सिर को हाँ में हिला देती है। तो वैभव खड़ा हो कहता है, चलो। तो दिशा अपने नजरों को ऊपर कर वैभव की तरफ देखती है और सवाल करती है, कहाँ? सवाल सुन वैभव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्यों शादी नहीं करना है क्या? इस बात को सुन दिशा खड़ी हो जाती है, फिर खामोशी के साथ दिशा वैभव के साथ जाने लगती है। दिशा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वही वैभव चलते हुए भी दिशा के तरफ ही देख रहा होता है। फिर अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर तुम्हें जीतने के लिए मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो। पर मेरे लाइफ में एक बार आकर तुम जाने का ख्याल भी अपने मन में लाई तो मैं तुम्हें कैद कर लूँगा। अपने मन में ये सब कहते हुए वो दिशा के साथ कार के पास पहुँच जाता है। फिर दोनों कार के अंदर जा बैठ जाते हैं। कार के अंदर बैठने के बाद वैभव कार स्टार्ट कर देता है। साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ तेज बारिश शुरू हो गया था। वही इवान का कार खराब हो चुका था। वो अपने कार से बाहर निकल अपने कार को बारिश में ही ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर कार ठीक नहीं हुआ इवान से, तो वो ऑटो ले जाने का सोचता है। वो जा ऑटो को रुकवाने को था, पर तभी उसे याद आता है वो अपना पर्स मोबाइल सब जल्दबाजी में टेबल पर ही छोड़ दिया है। ये याद आते ही इवान अपने सिर पर चपत मारते हुए खुद में कहता है, मैं क्या करता रहता हूँ और ये कमबख्त कार भी आज ही खराब होना था। इवान एक बार फिर कार बनाने का कोशिश करने लगता है। तभी उसके सामने से कई गाड़ियां पार हुए जा रही थी। तभी एक कार आगे जा रुकता है और उसका कार में बैठा फ्लिक्स कार विंडो नीचे कर मिरर से रास्ते की तरफ देखता है तो उसे इवान कार बनाते हुए नजर आता है। वही उसके बगल में बैठी सेक्सी लड़की फ्लिक्स के थाई पर अपने हाथ को रख कहती है, क्या हुआ बेबी, तुमने कार क्यों रोक दिया? सवाल सुन फ्लिक्स, जिसके होठों पर सरकास्टिक स्माइल था, वो लड़की की तरफ देख उसके हाथ को अपने थाई से हटा अपने जेब से पर्स निकाल रहा होता है। तो लड़की उसे हैरानी से देखने लगती है। बस वही अपने पर्स से पैसे निकाल लड़की के गोद में रख कहता है, अब ऑटो लो और यहाँ से निकलो। इस बात को सुन लड़की गुस्से में फ्लिक्स की तरफ देख कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कितना बारिश हो रहा है और तुम इतनी बारिश में मुझे कार से बाहर निकाल रहे हो। फ्लिक्स अब भी उस मिरर में इवान की तरफ ही देख रहा था। वही लड़की फ्लिक्स पर चिल्लाई जा रही थी, पर फ्लिक्स को उस लड़की के चिल्लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बस इतना कहता है, जल्दी निकलो। फ्लिक्स के ऐसी बातों को सुन गुस्से में लड़की पैसे ले कार से बाहर निकल जाती है। वही फ्लिक्स लड़की के जाते ही अपने कार को बस पीछे ले जाने लगता है, फिर इवान के पास आ रोक देता है। पर इवान का ध्यान बस अपना कार बनाने में था। तभी फ्लिक्स अपने कार का हॉर्न बजाने लगता है तो इवान अपने चेहरे को मोड़ देखता है। फ्लिक्स को देख इवान अपने मन में ही कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? वैसे सही टाइम पर आया है, पर मैं इससे हेल्प मांगा तो इसका मौक करना और बढ़ जाएगा। अपने मन में इतना कह हेल्प मांगने का ख्याल अपने जहन से बंद कर वापस अपने कार को बनाने का कोशिश करने लगता है। तभी फ्लिक्स कहता है, तुम बीमार पड़ जाओगे, अब कार के अंदर बैठ जाओ, तुम्हारे कार को मैकेनिक आकर बना देगा। इस बात को सुन इवान झट से कार को बनाने का काम छोड़ जा कार के अंदर आ बैठ जाता है। इवान एक ही बार में उसका बात सुन लिया, ये देख फ्लिक्स हैरान था। वही इवान अपने चेहरे को घुमाए ही कहता है, कार स्टार्ट भी करो अब। इस बात को सुन फ्लिक्स कार विंडो बंद कर कार में रखे तौलिए को निकाल इवान की तरफ झुका तो इवान अपने चेहरे को मोड़ दिया और दोनों का चेहरा बेहद करीब आ चुका था। फ्लिक्स के करीब होने से इवान की धड़कनें बढ़ गई थी। वही फ्लिक्स को भी उसके करीब आकर अजीब सा एहसास हो रहा था। वो इवान के सिर पर तौलिया रख उसके बालों को ऊपर करता है तो उसके बालों से ढका इवान का ब्यूटीफुल चेहरा देख फ्लिक्स को अपने अंदर अलग ही महसूस होने लगता है। तभी उसका नज़र इवान के भीगे होंठों पर जाता है तो फ्लिक्स अपने गले का पानी गटकता है और उसकी नज़रें इवान के होंठों पर ही टिक जाता है।
तभी इवान उसे खुद से दूर धकेल अपने बालों को तौलिए से सुखाते हुए कहता है, मेरे इतने करीब मत आया करो। इस बात को सुन फ्लिक्स, जिसे समझ नहीं आया था वो अभी क्या फील कर रहा था, वो इवान के बातों को सुन अपने होंठों पर हल्की मुस्कान टिकाए कहता है, क्यों? सवाल सुन इवान कोई जवाब नहीं देता है, बस अपने चेहरे को फेर लेता है। जवाब ना देना इवान का आदत था, तो फ्लिक्स कार स्टार्ट करते हुए कहता है, अपने शर्ट को खोल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग सकता है। इस बात को सुन इवान कहता है, मैं ठीक हूँ। इवान का ये एटीट्यूड फ्लिक्स को बहुत इरिटेट करता था, पर फिर वो अपने इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, खुद से खोल लो, नहीं तो मैं जबरदस्ती तुम्हारा शर्ट खोलूंगा। इतना कह वो इवान के तरफ अपने सरकास्टिक स्माइल के साथ देखता है, तो इवान उसे गुस्से में घूरता है, फिर अपने मन में कहता है, ये इडियट अपनी चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। खुद में इतना कह वो अपने शर्ट को खोलने लगता है। वही फ्लिक्स कार चलाते हुए बार बार इवान की तरफ देख रहा था। जब इवान अपने शरीर से अपना शर्ट निकाल देता है और फ्लिक्स का नज़र उसके भीगे स्किनी शरीर पर जाता है, तो उसका गला सूखने लगता है। वो अपने गले का पानी गटकते हुए कार ड्राइव करने की जगह इवान को देख रहा होता है, तो इवान भी ये नोटिस करते हुए कहता है, मुझे क्यों घूर रहे हो, कार ड्राइव पर फोकस करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस बात को सुन फ्लिक्स अपने चेहरे को मोड़ अपने मन में कहता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खुद में इतना कह वो अपने वही चिढ़ाने वाले मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हारा बॉडी बहुत स्लिम और स्किनी है। पर इससे आगे फ्लिक्स कुछ और कहता, इससे पहले ही इवान तौलिया उसके मुंह पर फेंकता है, जिससे कार अनबैलेंस हो जाता है, पर फ्लिक्स किसी तरह अपने चेहरे से तौलिया हटा कार को बैलेंस करते हुए चिल्ला कर कहता है, पागल हो गए हो क्या? तभी इवान, जिसका रिएक्शन थोड़ा भी नहीं बदला था, वो कह पड़ता है, अगर अपना बकवास आगे जारी रखा तो मैं और पागलपन कर सकता हूँ। अपना मुंह बंद कर शांति से ड्राइविंग पर फोकस करो। इवान के बातों को सुन अपना सड़ा सा चेहरा बना कहता है, जो तुम्हारा हेल्प करता है उसका एहसान मानने की जगह तुम उससे ऐसे बर्ताव करते हो। इस बात पर इवान बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे हेल्प कब मांगा, तुमने ही मुझे कार में आने को कहा। इवान की बातें सुन फ्लिक्स इवान को घूर कर देखता है, पर उसे गौर से बारिश के तरफ देख उसके चेहरे पर आए कठोर भाव को देखता है, तो आगे कुछ नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ वैभव और दिशा की शादी हो गई थी। दोनों के हाथ में शादी का प्रूफ था। दोनों बयूरों से बाहर आ चुके थे। दोनों को आता देख ड्राइवर अम्ब्रेला ले उन दोनों के पास जाने लगता है। वही दिशा एक नज़र अपने हाथ में पकड़े शादी के सर्टिफिकेट को देखती है, फिर अपनी नज़रें उठा बारिश की तरफ देख अपने मन में कहती है, जब जब बारिश होता है तो मुझे बहुत खुशी मिलता है, पर आज इस बारिश को देख मुझे रोने का दिल कर रहा है। इतना कह वो बारिश में भीगने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है, पर वैभव उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच दिशा के आंखों में देखता है। वही दिशा भी वैभव के आंखों में देख रही होती है। तभी ड्राइवर छाता ले आ जाता है, तो वैभव कुछ न कह दिशा से उसे अपने बाहों में उठा आगे बढ़ने लगता है। वही ड्राइवर दोनों को अम्ब्रेला से ढक दिया होता है।